इस वीडियो में हम लोग गैसियस स्टेट को कवर कर रहे हैं जून 2022 के क्वेश्चंस को। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर के नाम से ये गैसियस स्टेट के क्वेश्चंस हैं। 11th का चैप्टर है, तो शुरू करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, गैसियस स्टेट में अगर थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दूं तो इंट्रोडक्शन ये है मेरी तरफ से। इसमें दो पार्ट होते हैं गैस में, एक होता है आइडियल और दूसरा होता है रियल। आइडियल और दूसरा होता है रियल। आप कहोगे सर आइडियल में क्या होता है, तो सभी को पता होगा ये पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। और इस केस में क्या होगा, पी वी नॉट इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वल नहीं होते। इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे इस केस में एक फैक्टर डिफाइन किया जाता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अगर वो लें पी वी बाई एन आर टी, यही रेशियो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसको इससे, तो सिंस ये दोनों इक्वल हैं तो इसीलिए रेशियो 1 हो जाएगा। और इस केस में यही रेशियो को लोगे पी वी बाई एन आर टी, तो दोनों अनइक्वल हैं इसीलिए नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो ये रियल एंड आइडियल दो फॉर्मेट होता है। ओके, अगर गैस आइडियल है तो आपके पास यही एक फॉर्मूला है, इसी से सारी चीज़ बॉयल चाल सब इसी में मर्ज है, सिर्फ इसी को यूज़ करो, नो इंडिविजुअल फॉर्मूला इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो इसके 3 ब्रेकअप, जो 3 लॉज इसी से निकल के आते हैं, तो इसी को हम यूज़ करेंगे जब भी हमारे पास आएगा। और जब रियल आएगा तो रियल के केस में हमारे पास एक तो फॉर्मूला ये हो जाएगा पी वी इक्वल टू जेड एन आर टी, क्योंकि जेड 1 नहीं है तो उसकी वैल्यू रखनी होगी हमें। तो एक तो ये है कि जेड एन आर टी अगर जेड का भी दिया हुआ हो तो इस पर वैसे क्वेश्चन कम आते हैं। दूसरा, रियल गैस के केस में वंडर वाल इक्वेशन सबसे फेमस है, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी, इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, ये फॉर्म है। बहुत बार मोलर वॉल्यूम के फॉर्म में भी लिखा जाता है। मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस, वी बाई एन, यही होगा मोलर वॉल्यूम। तो एन को 1 पुट कर दो तो उस केस में जो वॉल्यूम होगा वो मोलर वॉल्यूम बाई डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो मोलर वॉल्यूम के फॉर्म में भी इसको ऐसे लिखा जाता है, ए बाई वी एम स्क्वायर, वी एम मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस है, यानी 1 मोल का वॉल्यूम, वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। कभी कभी ऐसे भी लिखा रहेगा तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये इंट्रो हुआ, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं फ़र्दर इसको एलोब्रेट करूँगा। अब आ जाओ, ये गैस इसमें पहले ही क्लियर लिख दिया है यहाँ पे, आप ध्यान से देखो, ये आइडियल है, तो यानी हमारे पास राइट है पी वी इक्वल टू एन आर टी यूज़ करने का, ये यूज़ करने का हमारे पास राइट है। अब क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे 3 ग्राम गैस ए ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम। ओके, देखो वॉल्यूम सेम कह दिया, यानी ए, और इधर से मैं अगर गैस ए को और इधर हाइड्रोजन गैस दिया हुआ H2 को लिखूं, तो अगर इसका वॉल्यूम V है तो इसका भी वॉल्यूम V, मैं अरेंज कर रहा हूँ डेटा को। ए का मास दिया हुआ 3 ग्राम्स तो इसको लिख दिया 3 ग्राम, और इसका मास दिया हुआ 0.2 ग्राम, लिख दिया 0.2 ग्राम। टेम्परेचर 300 केल्विन, इसका 200 केल्विन, 300 केल्विन, इसका 200 केल्विन। द मोलर मास ऑफ ए का मोलर मास हमसे पूछा है कि ये क्या होगा। ओके, और क्या कह रहा है, एट सेम प्रेशर, देखो पूरा क्वेश्चन देखते हैं। एट 300 केल्विन अ सैंपल ऑफ 3 ग्राम ऑफ गैस ए ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम एज 0.2 ग्राम हाइड्रोजन एट 200 केल्विन एट सेम प्रेशर। तो वॉल्यूम इसने सेम कह दिया, प्रेशर भी सेम कह दिया, यानी यहाँ पे अगर प्रेशर P है तो यहाँ पे भी प्रेशर P है, और यहाँ पे मोलर मास आपको पता है 2 हाइड्रोजन का। तो इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, इसके बेसिस पे ये मोलर मास हमें फाइंड करना है। ये दे भी दिया हाइड्रोजन का मोलर मास। तो अब देखो क्या करना है इस केस में, पी वी इजकल टू एन आर टी, यही एक फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं है। तो पहले इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। पी वी इजकल टू एन आर टी, जो जो कॉन्स्टेंट टर्म है उस पर मैं टिक कर रहा हूँ। इन दोनों में वॉल्यूम सेम है, ये सेम है, प्रेशर सेम है, ये भी सेम है, और आर तो खैर यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, ये भी सेम रहेगा। तो सारे जो सेम वाले पार्ट हैं उसको एक जगह लाओ, इज इक्वल टू एन टी, और ये दोनों गैसेस के लिए सेम है, यानी ये पार्ट कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे वही यहाँ पे, जो प्रेशर यहाँ पे वही यहाँ पे, ये सेम और आर सेम है, यानी दोनों गैसेस का एन इंटू टी का प्रोडक्ट सेम रहेगा, ये कांस्टेंट हो गया। तो अब शुरू करते हैं। ध्यान रखना ऐसा कोई रूल नहीं है, ये इस केस में वैलिड हो रहा है। अब पहले गैस का मोल्स, यानी इसको मैं ऐसे लिख दूँ, एन ए इंटू टी ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 इंटू टेम्परेचर ऑफ H2, यही होने वाला है। दोनों का N इंटू टी का प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो A के लिए आते हैं। A का मोल्स कितना हो जाएगा, अगर मास इतना है तो इसका मोल्स हो जाएगा गिवन मास बाई मोलर मास, ये रहा मोल्स।
और इसके मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास बाय इसका मोलर मास विच इज़ 2, मोलर मास 2 दिया हुआ, तो ये इन दोनों का मोल्स आ गया हमारे पास, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग पुट कर रहे हैं ए के लिए पहले। तो इसका मोल्स 3/m इंटू इसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, 300, दिस इज इक्वल टू वॉट, मोल्स ऑफ H2 के मोल्स कितने हो जाएंगे 0.2/2 इंटू टेम्परेचर ऑफ H2 विच इज़ 200। बस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट द वैल्यू। तो ये m की वैल्यू 45 आएगी एग्जैक्ट, तो 45 विल बी द आंसर इन दिस केस। तो यहाँ पे 45 फिल कर देंगे। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पे आते हैं। कह रहा है अ रिजिड नाइट्रोजन टैंक। देखो रिजिड कहने का मतलब है कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, रिजिड मतलब वॉल्यूम नहीं बदलेगा थ्रू आउट, यही मतलब होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। कह रहा है रिजिड नाइट्रोजन टैंक स्टोर्ड इनसाइड अ लेबोरेटरी हैज़ अ प्रेशर 30 atm, प्रेशर दे दिया, एट 6 AM टाइम दिया हुआ है, व्हेन द टेम्परेचर इज़ 27 डिग्री, यानी ये और ये, यानी 27 पे प्रेशर 30 atm था, एट 3 PM व्हेन द टेम्परेचर इज़ 45 डिग्री प्रेशर ऑफ द टैंक विल बी, पी कितना होगा। तो भाई इसका तो टाइम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि PV इक्वल टू nRT के फॉर्मूले में कहीं कोई टाइम आता ही नहीं है। अब आपको कहोगे सर गैस आइडियल तो दिया नहीं है, तो देखो गैस रियल भी नहीं दिया, कभी भी अगर ना दे तो आइडियल अपना एडवांटेज अपने फेवर में ले लो आप। तो शुरुआत करते हैं। देखो क्या करना है, पहले डेटा को मैं लिखता जा रहा हूँ। नाइट्रोजन का टैंक है, दो कंडीशंस पे दिया हुआ है, ठीक है, दो कंडीशंस पे नाइट्रोजन के बारे में डेटा दिया हुआ है। कंडीशन नंबर 1, जब टेम्परेचर की वैल्यू थी 300 केल्विन, ये देखो 27 डिग्री को मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया 273 ऐड करके, तो उस समय प्रेशर था 30 atm, कितना सिंपल, तो टेम्परेचर प्रेशर हो गया। रिजिड नाइट्रोजन टैंक है यानी वॉल्यूम फिक्स है, कांस्टेंट, रिजिड है। कांस्टेंट का मतलब कुछ भी वैल्यू एक असाइन कर देते हैं, से इट इज़ वॉल्यूम इज़ V, तो V हो गया। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। अब यहाँ पे हमें टेम्परेचर कह रहा है 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है, तो 45 डिग्री का इसमें 273 हम ऐड कर रहे हैं, 318 आ रहा है केल्विन, और यहाँ पे हमें प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर ये हमें फाइंड करना है। ओके, अब वॉल्यूम वो पहले वाला ही, क्योंकि रिजिड कंटेनर है तो पहले जो वॉल्यूम था वही बाद में भी होगा, तो PV इक्वल टू nRT। हाँ, अब यहाँ से देखो जो नाइट्रोजन पहले था सेम नाइट्रोजन, कहीं मेंशन नहीं किया कि नाइट्रोजन हमने बाहर से ऐड किया या लीक आउट हो गया, ऐसा भी तो नहीं हुआ ना कंटेनर से कहीं नाइट्रोजन बाहर एटमॉस्फेयर में लीक हुआ, कुछ भी मेंशन नहीं किया, यानी जो नाइट्रोजन 6 AM पे था वही नाइट्रोजन 3 PM पे था, यानी मोल्स भी सेम हो गए, जो मोल्स यहाँ पे हैं, जो मोल्स यहाँ पे वही मोल्स यहाँ पे, तो भाई अब कैलकुलेशन फिक्स। ऐसे केस में देखो सिंपल है, PV इक्वल टू nRT साइड में लिख लो, तरीका बता रहा हूँ, और जो जो दोनों कंडीशंस में सेम रहे हैं उस पर टिक करो, तो आप कहोगे सर वॉल्यूम सेम रहा है, मैं टिक कर दूँ, और R तो खैर बचपन से सेम रहता है, और इस बार मोल्स भी सेम है, दोनों के मोल्स भी सेम, और सारे जो सेम वैल्यूज़ है उसको एक तरफ ले आओ, तो P सेम नहीं है, T सेम नहीं है, तो इसको मैं इधर ले आया, और बाकी nR/V ये सारे के सारे सेम है दोनों कंडीशन में, यानी ये कांस्टेंट हो गए, यानी P/T ये कांस्टेंट। तो इस हिसाब से फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन बाई सेकंड कंडीशन, वो सेकंड कंडीशन बाई सेकंड कंडीशन के रेशियो के इक्वल होगा। P/T फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में सेम रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, बस यही क्वेश्चन को क्रैक कर देगा। अब देखो प्रेशर है 30, यहाँ से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कैलकुलेशन में, तो प्रेशर 30 बाई टेम्परेचर 300, कितना सिंपल, और यहाँ पे प्रेशर हमें निकालना है बाई 318, इसी को सिंप्लीफाई कर दो, ये आ जाएगा 10 टाइम्स में, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 318 इधर इधर जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 331.8 एटमॉस्फेयर। अब देखते हैं नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 32 atm। ओके, हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब क्या कह रहा है, एन इवैक्यूएटेड ग्लास वेसल वेट्स 40 ग्राम व्हेन एम्प्टी, जब खाली है तो 40 ग्राम उसका वेसल का वेट है, एंड 135 ग्राम व्हेन फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस मच, इतना ग्राम है जब लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस मच से उसे पूरा भर दिया गया। तो देखो ये तो दिख रहा है कि हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए डेटा दिया है, इस डेटा से हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे उस ग्लास का।
अब कह रहा है उसका वेट है 40.5 ग्राम व्हेन फिल्ड विथ आइडियल गैस एट दिस मच एटमॉस्फेयर एंड इतना केल्विन, 0.82 ATM एंड 250 केल्विन, द मोलर मास ऑफ द गैस इज। बिल्कुल सिंपल। ये जो डेटा है यहाँ तक, ये आपको वॉल्यूम निकालने के लिए है। उस वॉल्यूम को हम यहाँ पे यूज़ करके पी वी इक्वल टू एन आर टी यूज़ करेंगे और मोलर मास निकलेगा। यही हमारी प्लानिंग है। तो अब कहानी है कि इसे कैसे निकालेंगे। तो देखो, लिक्विड जब आपने इसमें डाल दिया तो उस पूरे ग्लास का वेसल और लिक्विड का कंबाइन मास दिया हुआ 135 ग्राम कंबाइन मास। तो इसका मतलब उस वेसल का हम मास इसमें से माइनस कर दें तो हमें लिक्विड का मास मिल जाएगा, क्योंकि लिक्विड और वेसल दोनों का मिला के 135 है और उसमें से इवैक्यूएटेड खाली जो ग्लास है उसका 40 ग्राम है। तो मास ऑफ लिक्विड को हम पहले चेज़ कर रहे हैं। ओके, तो मास ऑफ लिक्विड बिल्कुल सिंपल, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मास ऑफ लिक्विड क्या होगा इस केस में, मास लिक्विड का आप कह दो सर ये सिंपल हो जाएगा 135 माइनस 40, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा 95 ग्राम मास ऑफ लिक्विड। अब आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ लिक्विड के बाद सेकेंड पार्ट, डेंसिटी दे रखा है। अब डेंसिटी लिक्विड का है 0.95। अब आपको पता है डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए। तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम बहुत बार ये यूज़ कर चुका हूँ मैं, तो वॉल्यूम आ जाएगा मास बाय डेंसिटी, दोनों चीज़ आपको पता है। तो डेटा भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है, 0.95 डिवाइड करोगे तो ये 100 आ जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम इज़ 100 ml, क्योंकि यहाँ डेंसिटी में ml यूज़ हुआ है यूनिट, इसीलिए वॉल्यूम का यूनिट ml आएगा। तो देखो वॉल्यूम आ गया, बस इतने की ही ज़रूरत है। अब मैं डेटा लिख रहा हूँ। वॉल्यूम मुझे पता है 100 ml, और क्या दिया है, प्रेशर दिया हुआ है 0.82 ATM लिख दो, 0.82। टेम्परेचर दिया है 250 केल्विन। अब मैं सिर्फ आपको तरीका बताता हूँ। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में पुट करने की देरी है, प्रेशर 0.82 इंटू वॉल्यूम 100 ml, लेकिन इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आर की ये वैल्यू यूज़ करेंगे, इसमें लीटर यूनिट है। तो 100 ml को हमने लीटर में कन्वर्ट किया। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब देखो यहाँ पे गैस का मास कितना होगा, क्योंकि ये 40.5 ग्राम है टोटल गैस जब आपने इसमें फिल किया तो इसका मास, और 40 ग्राम तो वेसल का ही मास है। तो इसका मतलब गैस का मास हो गया 0.5 ग्राम। तो गिवन मास ऑफ द गैस 0.5 जो दिया हुआ है हमें, 0.5 बाई इसका मोलर मास m जो हमें निकालना है। r की वैल्यू से दे रखा है 0.082 और टेम्परेचर दे रखा है 250 केल्विन, 250 केल्विन। बस इसको सिंप्लीफाई करके आप m निकाल लो। ये सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू आ रही है 125, 125 विल बी द ऑप्शन। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। ये ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, दिख गया हमें। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। विच अमॉन्ग द गिवन प्लॉट इज द करेक्ट प्लॉट फॉर प्रेशर वर्सेस डेंसिटी ऑफ अ आइडियल गैस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया है तो पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। पूरी ग्राफ को आज ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे देखो, पी वी इक्वल टू एन आर टी, कहानी यहाँ से शुरू होती है। पी वी इक्वल टू एन आर टी, इसी में सारे लॉज इन्वॉल्व हैं। इसको और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। दूसरा, दोनों एक ही चीज़ है। आप कहोगे सर कैसे है, तो मैं कहूँगा देखो यहाँ पे छोटा सा डेरिवेशन, पी वी मोल्स को, ये जो मोल्स है ना, इसको मैं मास बाय मोलर मास पुट कर रहा हूँ। मोलर मास एक ही m लिख रहा हूँ, मोलर मास में m r t। इसको इधर ले जाओ, वॉल्यूम को इधर ले आओ, तो पी एम इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम आर टी हो गया। मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, यही हो गया पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। अभी तो मेरा इससे काम चल जाएगा, लेकिन इसको ख़त्म ही कर देते हैं। अब इससे बॉयल्स, ध्यान रखना बॉयल्स में क्या क्या कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट होता है उसको आपको रिलेट करना है। तो एन एंड टी कांस्टेंट होता है, तो इसमें एन कांस्टेंट, टी कांस्टेंट और आर कांस्टेंट, ये सब मिलके कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब पी वी कांस्टेंट, यही होता है बॉयल्स। तो सारे लॉज इसी में हैं। पी और वी कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा आएगा। तो ये एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसको कि और मैं ऐसे बताता हूँ स्टूडेंट्स को, ये कांस्टेंट बाय वॉल्यूम कर दो। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो दो कुछ पॉइंट्स लो। जैसे वॉल्यूम अगर जीरो हो तो पी इन्फिनिटी, यानी वॉल्यूम जब जीरो होगा तो प्रेशर इन्फिनिटी होगा। कोई एक पॉइंट यहाँ ले लो, बहुत ऊपर में मान लो, मन में मान लो बहुत ऊपर है। अब आगे देखते हैं। अब अगर वॉल्यूम इन्फिनिटी हो गया तो पी जीरो,
तो वॉल्यूम इन्फिनिटी अगर हो गया तो P0, तो P0 जब वॉल्यूम इन्फिनिटी, दूसरा पॉइंट ये, बस यहाँ से यहाँ पे मिला दो कर्व के फॉर्म में, यही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसका नेचर भी याद रखना, हो सकता है कभी पूछते, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। कभी कभी इसका ग्राफ ऐसे ही पूछता है कि P वर्सेस 1/v क्या होगा, प्रेशर यहाँ रख देगा वर्सेस 1/v, तो भाई ये तो y इक्वल टू mx पे सेट हो जाएगा, क्योंकि 1/v को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई 1/v। तो ये y एक्सेस पे है, ये x एक्सेस पे है, तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, तो y इज इक्वल टू mx पे सेट हो रहा है। तो y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और ये कैसा होगा, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, तो ये हो जाएगा। अब इसमें t कांस्टेंट है, तो अब 2-3 ग्राफ अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐसे दे देगा, पूछ देगा कि भाई ये T1 पे है, ये T2 पे है और ये T3 पे है, कौन ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं स्टूडेंट को एक ही रूल बताता हूँ, आप एक कांस्टेंट लाइन खींच दो, चाहे इधर से कांस्टेंट लाइन खींचो या इधर से कांस्टेंट लाइन खींचो, कहीं से खींच दो। ये लो भाई, मैंने खींच दिया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग के वॉल्यूम को आप V3 कहो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग को V2 कहो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग को V1 कहो। ओके, और पी वी इक्वल टू NRT से हमें पता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड है। ये देखो, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, तो ये वॉल्यूम की लाइन है, जितना इधर जाओगे उतना वॉल्यूम की वैल्यू लार्ज होती जाएगी, तो V3 सबसे लार्ज है। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन से V इज़ प्रोपोर्शनल टू T, तो V3 अगर लार्ज है तो T3 भी लार्ज होगा। इसलिए हम आसानी से कह देंगे कि T3 जो होगा वो ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 होगा, एकदम सिंपल। यही हो गया इसका ग्राफ ख़त्म। ऐसे ही इस केस में भी आपको करते जाना है। इस केस में भी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 2-3 ग्राफ आ रहे हैं, क्या टेम्परेचर होगा, तो एकदम सेम तरीका यहाँ पे आप रिलेट करो, ये कांस्टेंट आपने किसको रखा है, व्हाट इज़ दिस कांस्टेंट। तो आप कहोगे सर NRT को हमने कांस्टेंट रखा है, क्योंकि वही कांस्टेंट था PV इक्वल टू NRT। तो मैं कहूँगा अगर T ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आप कहोगे T ज़्यादा होगा तो सर स्लोप ज़्यादा होगा, क्योंकि कांस्टेंट इसका स्लोप है, और कांस्टेंट की, इस कांस्टेंट की वैल्यू है NRT। तो आप कहोगे हाँ सर इसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो जिसका स्लोप ज़्यादा, इसका मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग का टेम्परेचर ज़्यादा। तो मान लो इसको फिर से T3 T2 टेम्परेचर और T1 टेम्परेचर पे ये ग्राफ प्लॉट किया है, तो इसमें भी फिर T3, ये जिसका स्लोप ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। बस यही कहानी है, इसी पे क्वेश्चन घूमते रहते हैं। अब आते हैं दूसरा, इससे और क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम। तो दूसरा चीज़, इससे आप चार्ल्स कंक्लूड कर सकते हो, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स में क्या क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, यानी N एंड P कांस्टेंट। जब और N और P कांस्टेंट है तो इसको ऑर्गेनाइज करो, तो मैं लिख सकता हूँ ना, V/N इज इक्वल टू NR/P। अब N कांस्टेंट है, ये N लिखा हुआ है, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, P कांस्टेंट, तो इसका मतलब एक मिनट, मैंने क्या गड़बड़ किया है, ओ सॉरी, N एंड P कांस्टेंट, हाँ सही तो लिखा है, और मैं इधर N लेके आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर इधर T होगा ना, ये मिस्टेक हो गया, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। V/T, T इधर आएगा और NR/P एक तरफ होगा। PV इक्वल टू NRT में T को इधर ले आया, P को इधर ले आया, तो NR/P एक तरफ, V/T एक तरफ, ये कांस्टेंट हो गया। अब V/T कांस्टेंट का मतलब इसको ऐसे लिख दो, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को कुछ भी वैल्यू असाइन कर दो, से C, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो यही, अब इसी का ग्राफ आपसे पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा, देखो सबसे पहला पूछा जाता है इसमें, ये टेम्परेचर केल्विन में है, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ क्या होगा। तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू C इंटू T, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। तो ये ऐसे आएगा, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अब अलग अलग प्रेशर पे ये ग्राफ आएंगे, यहाँ पे लिख दो, कुछ भी लिख दो आप, जो मर्जी है, P3 P2 P1। क्या करना है इसमें, वही कांस्टेंट वॉल्यूम का लाइन खींच दो, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाले का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि अगेन P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसका है, सब उससे कम इसका है, इससे कम इसका है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का टेम्परेचर है। ये पूरे लाइन में वॉल्यूम कांस्टेंट हमने लिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन खींचा है, तो जिसका ज़्यादा टेम्परेचर उसके कॉरस्पॉन्डिंग का प्रेशर ज़्यादा, इसीलिए इस केस में हो जाएगा P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। ये सब खूब पूछे जाते हैं। फिर कहेगा कि यहाँ हम डिग्री सेल्सियस को रख दें तो क्या ग्राफ होगा। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में और प्रेशर यहाँ पे ऐसे है तो कुछ नहीं, क्योंकि ये जीरो वॉल्यूम कब होता है, जब केल्विन टेम्परेचर है 0 केल्विन हो जाए। तो अब 0 केल्विन डिग्री सेल्सियस में 0 केल्विन को कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसमें 273 ऐड करोगे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, तो 0 आएगा। तो इसका मतलब यही ग्राफ रहेगा, बस यहाँ से ऐसे शुरू होता है ना, ऐसे ऐसे, बस आपने इस ऑरिजिन को उठा के यहाँ पे रख दिया है, 273 केल्विन पे रख दिया है, वही तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा।
तो यही ग्राफ हो गया। और इस तरीके से बाकी सब चीज़ सेम, P1 P2 P3 और सेम रिलेशन, ये हो गया। और इसमें एक और लॉ आता है जो इन्वॉल्व होता है, एवोगैड्रोज लॉ। ये वॉल्यूम और मोल्स को रिलेट करता है। इसमें P&T कांस्टेंट, दो गैस के P&T कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी V/N कांस्टेंट आएगा, V/N कांस्टेंट। तो बस इतना ही है, इतनी स्टोरी। यहाँ इसके थ्रू भी अगर प्लॉट करोगे आप वॉल्यूम वर्सेस नंबर ऑफ मोल्स, बैलून इज़ द बेस्ट एग्जांपल, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। बैलून जो आप फुलाते हो ना, जितनी ज़्यादा हवा डालते हो उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो वो बेस्ट एग्जांपल है इसका। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें प्लॉट का पता करना है। अब देखो इसने क्या कहा है, करेक्ट प्लॉट प्रेशर वर्सेस डेंसिटी। तो पहले हम अपने ढंग से प्लॉट कर लेते हैं। प्रेशर वर्सेस डेंसिटी, ये तो एकदम दिख रहा है हमें, स्ट्रेट लाइन है। और कुछ दिया है क्या इसने? बस इतना ही दिया है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन, ये तो वैसे ही पता चल गया। यानी ये कर्व वाले तो रूल्ड आउट। अब स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन में टेम्परेचर को आपको रिलेट करना है। तो इसमें तो मैं कुछ क्या बताऊँ, मतलब Pm = dRT है। ओके, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके लिख दो, RT/m × d, यही होगा पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। और ये रहा इसका स्लोप, RT/m। और स्लोप का सीधा सा बात है, जो स्लोप है P, ये हो जाएगा ना, ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे, तो y = mx। तो जो स्लोप है m, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा स्लोप। तो चलो अब इन दोनों में से ही होगा, स्ट्रेट लाइन में से इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, ये कम, ये और कम, क्योंकि थीटा जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा स्लोप होगा। ओके, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसमें डायरेक्ट मैच कर गया। यहाँ पे इसने उल्टा कर दिया, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसका स्लोप सबसे कम कर दिया, इसीलिए गड़बड़। और ये दोनों तो खैर स्ट्रेट लाइन ही नहीं है, दैट्स वाई बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। बस इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें, जो जिस साल का हम कंसिडर कर रहे हैं, जून 2022 का, उसमें इतने ही क्वेश्चंस थे। 4 नहीं, एक और होना चाहिए, है सॉरी, क्योंकि टोटल 6 क्वेश्चंस थे। हाँ, बस ये लास्ट है, 5 या 6 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आते हैं, अगला है, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। 100 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस इज केप्ट इन अ सिलेंडर ऑफ 416 लीटर वॉल्यूम। देखो इसने क्या कहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, गैस का मास दे दिया है और प्रेशर दे दिया है। तो मोलर मास ऑफ द गैस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सीधे। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सीधे फॉर्मूला PV = nRT, बहुत बार मिल चुका है ये। प्रेशर को पुट करो 1.5 बार। ओके, बार और ATM ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, मैं एग्जैक्ट इक्वल नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। 1 ATM होता है मतलब 0.98 या ऐसे 0.99 बार। 1 मिनट में देख लो, वेरीफाई कर लेता हूँ। अच्छा, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आर में ये देखो बार दे दिया है अभी मेरी नज़र पर ही। अदरवाइज़ मैं इसको ATM में कन्वर्ट कर रहा होता, थोड़ा सा माइन्यूट सा फैक्टर होता है, बहुत कम सा फैक्टर होता है। तो ये देखो इसने बार में ही दे दिया, तो ज़रूरत ही नहीं है। प्रेशर भी बार में दिया हुआ है, ये भी बार में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यूज़ करो। तो यहाँ पे हम रख रहे हैं बार में प्रेशर को 1.5 बार। वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 416 लीटर, और इसमें यूनिट देख लो लीटर ही है, तो डायरेक्ट इसको पुट करो 416। नंबर ऑफ मोल्स अब उठा लो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, तो 100 बाय मोलर मास। आर की वैल्यू 0.083 ये आ गया, और टेम्परेचर 27, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो 300। तो एक अननोन है m, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये वैल्यू आ रही है 3.99 m की, यानी नियरेस्ट इंटीजर में 4 हो जाएगा। 4 विल बी द आंसर हियर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना ही थे क्वेश्चंस, और कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो थोड़े कम क्वेश्चंस थे इस वाले वीडियो में, क्योंकि जितने गैस स्टेट में पूछे थे उसको हमने कवर किया है, कंप्लीटली कवर किया है। थर्ड क्वेश्चन था, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, टोटल 5 क्वेश्चंस थे। ओके, थैंक्स।